नमस्कार। अब हम सीखने के दूसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। तो इसमें इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह आपका शास्त्रीय अनुबंधन से थोड़ा सा भिन्न है। शास्त्रीय अनुबंधन में आपको पहले उद्दीपक दिखाया जाता है और आपके मन में एक प्रकार से उसके प्रति लालच उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए आपकी वास्तविक जो क्रियाओं के साथ साथ जो आपकी मौलिक क्रियाएं हैं, आपके अंदर से जो मतलब जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो क्रियाएं भी आपकी अनुबंधित हो जाती। लेकिन स्किनर ने वो आपकी उन प्रक्रियाओं का चुनाव किया जो आप वास्तव में करते हैं, और बाद में उसमें एक प्रोत्साहन स्वरूप आपको पुनर्बलन दिया ताकि आप वह प्रक्रिया बार बार करें, मतलब आप सीखें। तो आपके जो स्किनर हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिया, पहले तो हम इसके अलग अलग नाम जानते हैं। तो नैमित्तिक सिद्धांत, अगर पूछे कोई सीखने का नैमित्तिक सिद्धांत किसने दिया, तो क्योंकि नैमित्तिक व्यवहार का बात जो है स्किनर ने ही किया है, तो उन्होंने नैमित्तिक सीखने का सिद्धांत भी दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन है आरएस टाइप, क्योंकि पहले रिस्पांस है बाद में स्टिमुलस है, तो इसलिए इसको आरएस टाइप या आर टाइप का सिद्धांत कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी इसको कहते हैं और कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये हुए इनके कुछ नाम। अब हम इनके प्रयोग को जानते हैं। दो प्रयोग इन्होंने किए, एक तो चूहे पर और दूसरा कबूतर पे। चीजें दोनों लगभग समान थी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास फिर से करेंगे। एक बॉक्स, जिसका स्किनर बॉक्स बाद में नाम पड़ा, एक चूहे के लिए डिजाइन की गई थी, जिसमें प्रकाश की व्यवस्था थी और जालीदार आपका फर्श था, लीवर था और भोजन था। तो भोजन का यहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। एक आपके जैसे मान लीजिए कहीं से नली लगी हो और उसमें से भोजन गिरता हो, तो ये लीवर दबाने पे यहाँ पे प्लेट में भोजन आ जाता था। तो ये जो चूहा, जो इसकी अपनी मौलिक अभिक्रियाएं हैं, कह सकते हैं कि कूदते रहते हैं, हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहते, तो वो अपनी मौलिक जो अनुक्रिया है वह करते हैं, नैसर्गिक जो आपकी नैमित्तिक अनुक्रिया है वह करते रहते हैं। साथ ही साथ इसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपका कोई और फैक्टर है ही नहीं। एकदम ध्यान रखना है कि इसमें उत्तेजना भी निहित है। वो उत्तेजना जो बिना मतलब अज्ञात उद्दीपक के लिए, जिसको आपको पता भी नहीं है कि उद्दीपक क्या है, लेकिन इसमें कोई उद्दीपक पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तेजना क्या होती है यहाँ पे? भूख, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस बात को सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत में इसको समाहित किया है। तो चूहे को वैसे भी कूदता फाड़ता है, मान लीजिए किसी पिंजरे में बंद हो गया है, तो पहली बात। दूसरी चीज है कि जो पिंजरा है उसमें जो चूहा है उसको भूख भी लगती है। तो भूख लगती है तो वो इधर उधर कूदता है। प्रकाश की व्यवस्था इसलिए रहती है कि वो लीवर को अच्छी तरह देख पाए। तो कूदते 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 क्या करता है, वो अचानक से यहाँ लीवर के पास आता है, उससे गलती से लीवर दब जाता है, और दब जाने पर ये पाइप से भोजन उसके पेट में गिर जाता है। और प्रकाश में वो बार बार इसको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि यहाँ बाद में आपका उद्दीपक, जो उद्दीपक पहले ना आके बाद में आया, तो ये पुनर्बलन है। किसी क्रिया को बार बार करने के लिए बल प्रदान करने वाला आपका यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। तो ये प्रक्रिया बार बार करने के बाद क्या करता है कि चूहे को पता हो जाता है कि ये पर्टिकुलर जो आपका चूहा है ये लीवर दबाएगा और सीधे उसको भूख लगी है, तो वो उसको भोजन वहां से प्राप्त हो जाएगा। बार बार भोजन प्राप्त होने से उसको पुनर्बलन मतलब उसको मिलता रहता है और वो सीख जाता है लीवर दबाना। तो यहाँ पर चूहे का ये एक्सपेरिमेंट है जो कि 1930 में किया। इसमें साथ में एक स्पीकर भी रहता है, मतलब ध्वनि युक्त स्पीकर, जिससे इसको पता चलता है कि लीवर दबा। अब कहीं भी दबा रहा है, अब कहाँ दबा ये नहीं पता चल सकता ना। तो जब वो लीवर दबाता है तो लीवर में कुछ आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इससे उसको सीखने में मदद मिलती है कि कहाँ लीवर है और हमको किस प्रकार से दबाना है। अब बात करते हैं कबूतर की। तो कबूतर का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 1943 में हुआ। यहाँ पे एक मंद प्रकाश या कई प्रकार के प्रकाश का बल्ब यहाँ पे रखा, उन्होंने रोशनदान था, और यहाँ पे क्या था कि चोंच से, उसकी वजह से, प्रकाश की वजह से कबूतर यहाँ जाता है और चोंच मारता है। तो चोंच मारता है जैसे की पर पड़ता है, यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की होती है जिसमें सिर्फ उसका मुंह या चोंच ही जा सकती है, और यहाँ पे पूरा भोजन का सिस्टम होता है, तो उसको भोजन मिलता है, तो उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है। तो बार बार करते करते वो एक बार क्या होता है कि कबूतर को डालते हैं और वहां पे पिंजरे में, और कबूतर सीधे वो लीवर दबा देता है, मतलब उसने सीख लिया। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था सीखने के लिए। अब इसके मूल जो तत्व है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि व्यवहार जो है जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया हो या आप वास्तव में बात करें, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। आपका पहला व्यवहार है प्रकाशित या प्रतिवादित व्यवहार, जो जिसमें हमको पता है कि किस चीज के लिए हम कार्य
कर रहे हैं, जैसे उद्दीपक में हमको पता है कि हमको ये चीज प्राप्त करनी है। इसमें जो व्यवहार होता है वो अनैच्छिक होता है, क्योंकि वो उद्दीपक के लिए होता है, हम बिना चाहे भी उसके लिए कार्य करते रहते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि वो काम करें, हमको बस उद्दीपक को प्राप्त करने, इसके लिए हम कुछ भी करते हैं। तो ये आपका प्रकाशित या प्रतिपादित व्यवहार है। दूसरा आपका उत्सर्जित या क्रिया प्रसूत व्यवहार है, जिसमें उत्तेजना होती है, जो वो नैमित्तिक आपका जो व्यवहार है, जो प्रत्यक्ष स्वैच्छिक एवं उत्सर्जित व्यवहार है, उसके लिए उत्तेजना होती है। आप क्रिया करते हो और आपको क्या मिलता है, आपको रिस्पॉन्स से आपको रिजल्ट मिलता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप फिर करते हैं, नेगेटिव है तो नहीं करते हो। जैसे कि यहाँ पे जो जालीदार डिस्प्ले बने थे जिसमें विद्युत के करंट भी लगे थे, कुछ नेगेटिव जो आपका पुनर्बलन है उसके लिए, मतलब नेगेटिव पुनर्बलन वह है, नकारात्मक पुनर्बलन जिसको हटाने पे क्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। धनात्मक को बढ़ाने पे और नेगेटिव को हटाने, ये नहीं करना कि आपको दंड देना है, आपको क्या करना है कि नेगेटिव को हटाना है और पॉजिटिव को लाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बात की गई। अगर इनकी जो निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ की बात की जाए तो पहले तो इनका जो सिद्धांत है, व्यवहार की पुनरावृत्ति उसके परिणाम द्वारा निश्चित होती है। तो वही यह पुनर्बलन है, अगर पॉजिटिव है तो वो फिर से करेगा, नेगेटिव है तो वो नहीं करेगा। तो मतलब जो परिणाम उसका सुखद है कि दुखद है, इस पे व्यवहार को करना है नहीं करना है वह डिपेंड होता है, और कैसे किस प्रकार से सीखना है यह भी आपका निर्भर करता है। अगला चीज जो इसमें बोला गया कि व्यवहार संचालन बनाए रखने के लिए जो परिणाम है वही महत्वपूर्ण होता है। मतलब क्या रिजल्ट है, आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि हमको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ हम करना छोड़ देते हैं और फिर कभी आप मोटिवेट होते हैं तो फिर से करने लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको बहुत पैसे आपने कमा लिए गलत तरीके से, तो उसको मतलब अच्छा चीज़ खरीदना, उस पैसे को मतलब मिसयूज करना, तो आप क्या करते हो, आपको फिर एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे आपको। तो वहां पे क्या होता है कि वो परिणाम जो आपके लिए उस समय सुखद होते हैं, तो आप उस चीज को नहीं छोड़ना चाहते। तो जो इनके शैक्षिक निहितार्थ है उसमें यह भी है कि प्रेरणा की बात की गई, तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है, उस पुनर्बलन से। और वो पुनर्बलन किस प्रकार का है, यही निर्भर करता है कि आप वह कार्य किस प्रकार से सीखेंगे या दोबारा करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे प्रेरणा, प्रभाव, और दूसरा इसमें जो नियम है वो प्रभाव का नियम। प्रभाव मतलब जो रिजल्ट मिल रहा है आपका वही नियम है। तो प्रभाव का नियम इसमें लगता है। शब्द और भंडारण में ये बहुत सहायक होता है। वांछित व्यवहार सृजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे पद अगर इसको किए जाए तो गति और सफलता इसमें देखते हैं, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये बात आपकी जो आपका अभिक्रमित अनुदेशन, ये भी स्किनर ने ही दिया है आपका। तो उसमें ये है कि जब आप सही अनुक्रिया करते हो तभी आप आगे जा सकते हो, नहीं तो वो चेन टूट जाती है जब तक आप सही अनुक्रिया नहीं करोगे। तो इससे क्या करता है, बच्चा सही अनुक्रिया करना ज्यादा कोशिश करता है कि गलत अनुक्रिया ना करे। इसमें अभ्यास, पुनर्बलन, जटिल व्यवहार, मानसिक रोगों के लिए, बच्चों के लिए ये सीखने में बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि पुनर्बलन से क्या है कि जैसे चॉकलेट बाद में मिल रही है, ड्राइंग बॉक्स मिल रहा है, या आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मिलने पर क्या होता है कि वो बहुत अच्छी प्रकार से सीखने लगता है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पुनर्बलन है व्यवहार के तुरंत बाद करने में, अगर आप कोई बच्चा पास हुआ अच्छे नंबर से, आपको तुरंत न देके एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद देते हो, तो उसका फिर से होने की संभावना भी लेट होती जाती है। तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। रही बात पुनर्बलन की, तो पुनर्बलन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। आपका जो पुनर्बलन होता है वो एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव जिसको बढ़ाने पे क्रिया के होने की दोबारा संभावना बढ़ जाती है, निगेटिव वह है जिसको हटा देने पे संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर आप निगेटिव जो से आप कह सकते हो कि बहुत शोर है, जिस चीज को दिक्कत है, या अन्य प्रकार के आपकी बाधाएं हैं, जैसे निगेटिविटी है, उसको हटाओगे तो वो अच्छे से सीखेगा। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं पुनर्बलन आपके, धनात्मक और ऋणात्मक में। तो धनात्मक की बात करें तो सतत और असतत। अगर आप कंटिन्यूअसली हर सही प्रक्रिया के बाद आप उसको पुनर्बलन देते हो तो ये सतत है। और अगर कई मतलब बीच में गैप कर देते हो, आज दिया, कल नहीं दिया, परसों नहीं दिया, फिर दिया, तो वो असतत, मतलब उसका ब्रेक हो जाता है चेन आपका, तो असतत है। इसमें भी आपका दो प्रकार का होता है। इसमें परिवर्त और अंतराल और अनुपात। एक निश्चित अंतराल, मतलब एक तरह से कहते हैं मापन का जो अंतराल स्तर है, उस हिसाब से अगर आप करते हो तो वो अंतराल आपका पुनर्बलन। और अगर अनुपात स्तर का है, मतलब उसके मतलब निरपेक्ष शून्य है, तो उसमें अगर आप ध्यान देते हो कोई चीज ऐसी है जो आपकी 0 से स्टार्ट हो, उसका एकदम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मान हो, एब्सोल्यूट उसके आउटकम्स हो, इस प्रकार का अगर आप मापन यूज करते हो पुनर्बलन में, तो भी ये इसको बढ़ाएगा ही। और उसमें भी परिवर्त एवं स्थिर दो प्रकार के आपके इसमें पुनर्बलन होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन बस इतना सा है कि यदि हम
कोई काम करते हैं तो वो चीज़ हम उसको दोबारा करेंगे या उस चीज़ को तभी सीखेंगे जब हमारा रिजल्ट हमारे अनुकूल होगा। मतलब आपका सब चीज़ आपके रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि आप कैसा, आपको सुखद अनुभूति हो रही है या दुखद। तो सीखने का भी यही लॉजिक है कि जैसे आप हर चीज़ में पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता जाएगा तो बच्चा बढ़ता जाता है, और जैसे ही नेगेटिव मिलता है तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है या और प्रॉब्लम आ जा रही है या वो गिव अप कर दे रहा है। तो इसलिए हमको पुनर्मिलन को बहुत ही अच्छे एक एजुकेशनल टर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को एक अच्छे आदतों के निर्माण के साथ साथ आपके मतलब सफल जीवन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है।